जैसे ही ध्रुव ने विदुर की बात सुनी तो उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि ध्रुव सचमुच बहुत घबरा गया था कि कहीं तकनीक के इस्तेमाल पर वो आत्मा उस पर हावी ना हो जाए। उसका ये डर इसलिए भी था क्योंकि वो चील रैंक 5 का चील था और इसका मतलब था कि उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर थीं। ये सोचकर ध्रुव ने एक बार फिर पंख की तरफ देखा और उसके बाद वो उस काले कागज में इस तकनीक को इस्तेमाल करने के बारे में पढ़ने लगा। एक बार पढ़कर भी समझ न आने पर ध्रुव ने उसे 2 से 3 बार और पढ़ा। फिर आखिरी बार में उसने कागज में लिखे शब्दों को अच्छी तरह से समझते हुए कहा, तो ये काला कागज ये कह रहा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करते वक्त पंख में छिपी तिलस्मी चील की आत्मा तकनीक इस्तेमाल करने वाले पर हमला करेगी, और अगर वो ये हमला झेलने में कामयाब होता है तो उसे ये तकनीक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान चील का हमला नहीं झेल पाया तो उसे इस तकनीक को भुला देना होगा। ये पढ़कर ध्रुव ने विदुर से कहा, आचार्य, आपकी बातों से तो मुझे लगा था कि इस तकनीक में कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस कागज को पढ़कर तो मुझे इसमें खतरा ही खतरा समझ आ रहा है। ये बात कहकर ध्रुव थोड़ा घबराने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसे इस तकनीक को अपनाना चाहिए या नहीं। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि विदुर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने जो कहा था वो तुम्हारे इसी डर को निकालने के लिए कहा था, और रही बात खतरे की, तो एक बात समझ लो ध्रुव, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन तुम्हारी अंदरूनी शक्ति को जानते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें इस चील की आत्मा के हमले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर वो चील जिंदा हालत में रैंक 5 का था? वो अब सिर्फ एक घायल आत्मा है जो बेहोश पड़ा हुआ है, और एक आत्मा की कमजोरियां मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना हौसला बांधते हुए उसने उस तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तकनीक के इस्तेमाल के लिए ध्रुव ने अपने दोनों हाथों से चील के दोनों पंखों को दबाया और एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। फिर जैसे ही ध्रुव ने अपने शरीर से हल्की सी शक्ति उस पंख में डाली, तभी अचानक पंख के अंदर से उस चील की आत्मा होश में आ गई और फिर उसने एक ऐसी डरावनी आवाज में चीख निकाली जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। उस चीख के निकलते ही एक चमकती शक्ति पंख में से निकलकर कागज से होते हुए ध्रुव के हाथ में आ गई, जहां से वो सीधे ध्रुव के दिमाग में चली गई। ये पहली बार था जब ध्रुव किसी आत्मा के हमले को झेल रहा था और उसका पूरा शरीर अचानक से थरथराने लगा, जिसके बाद उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। ध्रुव की इस हालत को देखकर विदुर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, अपना ध्यान लगाओ, अपने दिमाग को उस चील के हमले से बचाओ। वो चाहे कितना भी हमला करे, तुम्हें उसे बता देना है कि वो तुम्हारे कब्जे में है, ना कि तुम उसके कब्जे में। विदुर की बात सुन रहे ध्रुव के दांत इस वक्त जोर से कपकपा रहे थे। फिर उसने अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग के चारों ओर एक कवच बनाना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे वो उस आत्मा के हमले से बचने लगा। लेकिन ये देखकर वो आत्मा अचानक से थम गई। कुछ पल में ध्रुव को समझ आ गया था कि वो आत्मा उसके काबू में आ गई थी, लेकिन उसे अभी भी कपकपी मच रही थी। इसका क्या मतलब था? ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उस चील की आत्मा ने एक बार फिर ध्रुव के दिमाग पर हमला करना शुरू कर दिया। ध्रुव इस हमले से घबराने लगा क्योंकि यह हमला पिछले वाले से भी ज्यादा ताकतवर समझ आ रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसके दिमाग पर शक्तियों का कवच इस हमले से उधड़ने लगा था। ध्रुव को एक बार फिर वो दर्द महसूस होने लगा जो उसे कुछ पल पहले ही हुआ था। तभी विदुर ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, अपने दिमाग को शांत रखो ध्रुव, उस आत्मा को अपने जज्बातों पर पकड़ मत बनाने दो, नहीं तो तुम सिर्फ एक जानवर बनकर रह जाओगे जिसे सिर्फ मारना आता है और कुछ नहीं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो ध्रुव, मैं जानता हूं कि तुम उस आत्मा से ताकतवर हो। विदुर की हौसला बढ़ाने वाली आवाज सुनकर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर अपनी अंदरूनी शक्तियों के इस्तेमाल से वो अपने दिमाग पर एक कवच चढ़ाने लगा। वो किसी भी हाल में उस बेरहम जानवर को अपने दिमाग पर काबू पाने नहीं देना चाहता था। इसी तरह से वो आत्मा तकरीबन 10 मिनट तक ध्रुव के दिमाग पर लगातार हमला करती गई। उसके बाद वो तिलस्मी चील धीरे धीरे अपनी हार कबूलने लगी। वैसे तो ध्रुव की ताकत एक रैंक 5 के जानवर के बराबर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ध्रुव ने अपने दिमाग पर लोगों के इतने हमले झेले थे कि उसे अपनी सोच को हमलों से बचाना अच्छी तरह से आ गया था। लेकिन जैसे ही वो खतरनाक आत्मा ध्रुव के शरीर से बाहर आने लगी तो ध्रुव का शरीर और ज्यादा कपकपाने लगा, और फिर जैसे ही वो आत्मा शरीर से बाहर हुई तो ध्रुव का शरीर एक झटके में जमीन पर गिर गया। तभी उसके चेहरे का रंग वापस पहले जैसा होने लगा और उसकी थकान चेहरे पर दिखने लगी। ध्रुव ने आज एक चीज और सीख ली थी कि आत्माओं के 10 मिनट के हमले भी घंटों के शारीरिक मुकाबलों से ज्यादा थका दिया करते थे। तभी ध्रुव ने हाफते हुए अपने माथे पर से पसीना पोंछा और फिर उसने विदुर से सवाल किया, आचार्य, क्या मैं उसके हमले को नाकाम करने में कामयाब हुआ? ये सुनते ही विदुर ने खुश होते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ ध्रुव, तुमने कर दिखाया, अब तुम इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लायक हो गए हो। विदुर की बात सुनकर ध्रुव बहुत ज्यादा खुश था। अब तक वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसने तुरंत खड़े होकर एक बार फिर थोड़ा घबराते हुए उस काले पंख पर अपना हाथ रखा। इस बार उसके हाथ रखने पर चील की आत्मा ने उस पर हमला नहीं किया, जिसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कागज में लिखे तरीके की शुरुआत की। ऐसा करते ही उसके शरीर से शक्तियां इकट्ठा होकर कंधे से होते हुए सीधे उसकी हथेलियों पर पहुंच गईं। ध्रुव की हथेली पर जैसे ही शक्तियां इकट्ठा हुई तो वे चील के पंख अचानक से जगमगाने लगे। वो पंख पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा चमकदार दिखने लगे और तभी पंख में से एक रोशनी निकलकर सीधे ध्रुव की हथेली पर आ गई। फिर जैसे ही वो रोशनी ध्रुव की हथेली से होते हुए उसके शरीर में पहुंची तो वो रोशनी शक्तियों के साथ बहते हुए सीधे ध्रुव की पीठ पर पहुंच गई, जहां वो अचानक रुक गई और फिर 2 रास्तों में बट गई। ये 2 रास्ते ध्रुव की पीठ पर बहते हुए उसकी चमड़ी तक पहुंचकर रुक गए।
वहीं शरीर के बाहर ध्रुव ने देखा कि अचानक से उसके सामने रखे पंख गायब हो गए थे और वो उन्हें अपने आसपास ढूंढने लगा। तभी ध्रुव अचानक तेज आवाज में चीखने लगा। उसकी चीख से उसके दर्द का पता लग रहा था और उसके माथे पर पसीना पानी की तरह बहने लगा। फिर उसने कड़कड़ाते दांतों को रोकने की कोशिश की और दर्द सहने के लिए अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर ली। लेकिन अचानक से ध्रुव की सांसें बहुत तेज हो गई और उसने दर्द से कराहते हुए कहा, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है आचार्य, ये आत्मा क्या कर रही है। फिर अचानक से वो गद्दे पर लेट गया और तुरंत उसके मुंह से खून निकलने लगा। कुछ देर और इस दर्दनाक हालत को झेलते हुए ध्रुव आखिर में हार कर बेहोश हो गया। ध्रुव ने उस ताकत को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर कुछ देर बाद ध्रुव जब वापस होश में आया तो उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा, जैसे सोते वक्त कोई उसके शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभा रहा था। फिर जैसे तैसे उसने हिम्मत करके अपनी स्टोरेज अंगूठी को रगड़ा और उसमें से एक हरे रंग की बोतल निकाली। उसके बाद उसने बोतल खोलकर उसकी कुछ बूंदों को अपने मुंह के अंदर जैसे ही डाला तो उसे महसूस हुआ कि उसकी दर्दनाक चुभन अचानक से गायब हो गई। इसके बाद ध्रुव तुरंत उठकर बैठ गया और उस काले कागज को एक बार फिर से पढ़ने लगा। फिर जैसे ही ध्रुव ने वो कागज हाथ में लिया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब उस कागज में कुछ भी नहीं लिखा था। वो कागज सिर्फ एक कोरा कागज रह गया था जिसमें अब चील के पंख भी नहीं दिख रहे थे। हैरान होकर ध्रुव कुछ देर तक तो उस कागज को देखता रहा और फिर सोच में पड़ गया कि आखिर उसमें लिखी चीजें अचानक से गायब कैसे हो गई। फिर जैसे ही उसे अपनी पीठ पर थोड़ी जलन महसूस हुई तो उसने तुरंत अपनी अंगूठी से एक आईना निकालकर अपनी पीठ को देखना शुरू किया और तभी उसे देखा कि अब उसकी पीठ पर काले चील के पंखों का एक टैटू बन गया था जिसकी उसे अब तक कोई खबर नहीं थी। तभी ध्रुव ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये उस तिलस्मी चील के पंख हैं? वो इस वक्त महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर की शक्तियां पीछे की ओर बहते हुए टैटू का रूप ले चुकी थी। फिर जैसे ही ध्रुव ने उन पंखों का इस्तेमाल करने के लिए अपनी शक्तियों को पंख पर भेजना शुरू किया तो वो टैटू अचानक से जगमगाने लगा और उसका रंग बदलकर काले से पर्पल होने लगा। साथ ही चील के पंख बढ़ते बढ़ते अब आधे फुट के हो गए। ये देखकर ध्रुव पंखों को ही देखता रहा और फिर उसने अपने पंख हिलाने की कोशिश की। तभी उसके पंख थोड़े फड़फड़ाए, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी नहीं थी कि ध्रुव को जमीन से उठाकर हवा की सैर करा सके। ध्रुव ने बेइंतहा कोशिश की, लेकिन वो जमीन से आधा इंच ऊपर ही हो पाया और उसके बाद वो तुरंत जमीन पर आ गया। ध्रुव को परेशान होते देख विदुर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए और उन्होंने हंसते हंसते ध्रुव से कहा, पंखों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी ध्रुव, और तुम्हारी मौजूदा शक्ति को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम ज्यादा दूर तक या फिर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाओगे। ये सुनकर ध्रुव ने चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए विदुर की बात समझी और फिर अचानक से वो भी हंसने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये जानता था कि वो तुरंत किसी चील की तरह नहीं उड़ पाएगा। हर ताकतवर चीज अपने असली रूप में आने के लिए वक्त लगाती है और फिलहाल वो जितना उड़ पा रहा था वो शुरुआत के लिए ठीक ही था, क्योंकि उसे विदुर की बात याद आ गई कि ताकत हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके बाद जैसे ही ध्रुव ने पंखों पर अपनी शक्तियां भेजना बंद किया तो वो पंख वापस सिकुड़ने लगे और एक बार फिर महज एक काले रंग का टैटू बनकर रह गए। तभी ध्रुव ने अपने अकड़े हुए हाथ पैरों को खोलना शुरू किया और फिर उसने अपने सामने रखा काले रंग का कोरा कागज वापस अंगूठी में डाल दिया। फिर उसने उसी अंगूठी में से एक और कागज निकाला जो उस काले कागज से भी ज्यादा पुराना समझ आ रहा था। ये कागज हल्के पीले रंग का था और क्योंकि पूर्वजों ने ये कागज हड्डियों के बीच छुपाया हुआ था, इसका मतलब साफ था कि ये कोई मामूली सी चीज तो बिल्कुल नहीं थी। यही सोचते हुए ध्रुव ने धीरे से वो कागज खोला और उसने जैसे ही कागज के अंदरूनी हिस्से को देखा तो वो तंग रह गया और फिर इसी हैरानी में ध्रुव ने कहा, अब ये कौन सी नई बला है। फिलहाल ध्रुव की आंखों के सामने पीले रंग का कागज था जो ना जाने किस चीज से बना था। उस कागज में बहुत सी रेखाएं बनी हुई थी और ध्रुव ने उसमें से एक रेखा पर अपनी उंगली फहराना शुरू किया और वो कागज के किनारे तक पहुंचा। ये देखते हुए ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया और उसने इसी उलझन में खुद से कहा, क्या बकवास है ये। इतना कहकर ध्रुव उस कागज को उल्टा सीधा करके देखने लगा कि शायद उसे अचानक से कुछ समझ आ जाए, लेकिन वो परेशान होता रहा, जिसे समझते हुए अंगूठी में से विदुर बाहर आ ही गए। बाहर आकर उन्होंने तुरंत वो कागज ध्रुव के हाथ से ले लिया और उसे गौर से देखने लगे। फिर जैसे ही विदुर को कुछ समझ आया तो उन्होंने भारी आवाज में ध्रुव से कहा, ये तो किसी नक्शे का हिस्सा मालूम पड़ रहा है। ये सुनते ही ध्रुव ने एक बार फिर चौंकते हुए विदुर से कहा, क्या नक्शे का हिस्सा? लेकिन किस चीज का नक्शा आचार्य? अब क्या हम नक्शे को देखकर किसी खजाने की खोज में निकलने वाले हैं? ये कहकर ध्रुव उस नक्शे का मजाक बनाना चाह रहा था, क्योंकि उसे लगा कि इस कागज के अंदर कोई खास तकनीक होगी जिसकी वजह से उसने कागज डॉक्टर परी तक से छुपा के रखा था। लेकिन नक्शे के बारे में सुनकर ध्रुव का कागज को लेकर सारा उत्साह लगभग खत्म हो गया। वहीं विदुर ने ध्रुव को नजरअंदाज करते हुए उस पूरे कागज को अच्छी तरह से खोलकर देखा और उसे ध्यान लगाकर पढ़ने लगे। फिर जैसे ही उनकी नजर कोने में बनी एक धुंधली सी तस्वीर पर पड़ी तो उन्होंने अपनी आंखें मसलते हुए उसे देखने की कोशिश की और तभी उन्हें वो तस्वीर साफ साफ दिखने लगी। वो तस्वीर एक कमल की थी, जिसे देखते ही विदुर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। फिर ध्रुव को एक नजर देखते हुए वो फिर से उस कमल को ध्यान से देखने लगे और उसे समझने की कोशिश करने लगे। वो कमल काले रंग का दिख रहा था और पुराना होने की वजह से काफी धुंधला हो गया था। विदुर को समझ आ गया कि ये कागज उनकी उम्मीद से भी ज्यादा पुराना था। फिर और ध्यान से देखने पर विदुर ने देखा कि वो काले रंग का कमल एक काले रंग की आग में लिपटा हुआ था और उसे देखते ही विदुर को किसी हैवानी शक्ति का अंदाजा होने लगा, जिससे वो थोड़े परेशान दिखने लगे।
तभी विदुर के चेहरे की परेशानी को देख ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उनसे पूछा, आचार्य, क्या आपको कुछ मिला? सब ठीक तो है ना? ध्रुव ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब से वो विदुर को देखता आ रहा था, ये पहली बार था जब उसने विदुर को इतना परेशान होते हुए देखा था। जबकि विदुर बड़ी से बड़ी मुसीबत के दौरान भी परेशान नहीं दिखते थे, और इसलिए ध्रुव समझ गया कि कागज में जो कुछ भी लिखा था वो किसी न किसी अनोखे राज की तरफ इशारा कर रहा था। उसके सवाल पर कागज में खोए विदुर वापस होश में आए और उन्होंने आवाज में हल्के डर के साथ ध्रुव से हड़बड़ाते हुए कहा, ये तो शायद सुलगते कमल की रोशनी की तरफ इशारा कर रही है। ये सुनते ही ध्रुव ने हैरान होते हुए विदुर से सवाल किया, सुलगते कमल की रोशनी, ये क्या चीज है? आचार्य, कहीं ये कोई दिव्य रोशनी तो नहीं है? इस पर विदुर ने तुरंत ध्रुव को जवाब देते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, हाँ, इसकी गिनती दिव्य रोशनियों में ही होती है, लेकिन ये रोशनी कोई मामूली रोशनी नहीं, बल्कि सारी रोशनियों में से सबसे रहस्यमयी रोशनी है। तो क्या ध्रुव इस काले कमल को हासिल कर पाएगा और हासिल कर पाएगा इस दिव्य रोशनी को? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।